हे नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मिलता है 100% फ्री और क्वालिटी एजुकेशन। मैं आयुषी, आपकी नीट केमिस्ट्री एजुकेटर, आज आपके लिए लेकर आई हूं एटॉमिक स्ट्रक्चर का ही एक बहुत ही बढ़िया धमाकेदार कॉन्सेप्ट, जिसे हम बोलते हैं भाई टूवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। लास्ट हमने जो मॉडल देखा था वो था बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि हाइड्रोजन एटम के लिए था सिर्फ, ठीक है। और उसके लिमिटेशंस में हमने ये देखा था भाई कि वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज पर अप्लाई हो पा रहा है। अरे बाकी एलिमेंट्स का क्या भाई, बाकी एलिमेंट्स के एटम्स का क्या, उनको भी तो थोड़ी इज्जत मिलनी चाहिए, ठीक है। तो अब बढ़ रहे हैं ऐसे मॉडल की तरफ, ऐसे सॉलिड मॉडल की तरफ जो कि सभी एलिमेंट्स या सभी एलिमेंट्स के एटम्स को जस्टिफाई करेगा, ठीक है। क्लियर है? चलिए आज देखेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम, और दो चीजें भाई पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज है डुअल नेचर ऑफ मैटर, दूसरी चीज है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं जो हमें लेकर जाएंगी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ। क्लियर है यहां तक? चलिए बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं नीट मॉड्यूल आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहली चीज टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो आपको मिलता है हर लेक्चर में, कुछ टॉपिक्स हम चुन लेते हैं, चूज कर लेते हैं, उस पर लेक्चर बना देते हैं। मतलब हर चैप्टर के हर टॉपिक के आपको लेक्चर्स मिल जाते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज ये। सेकेंड चीज है जो हमने पढ़ लिया है कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पर क्वेश्चंस। भाई एप्लीकेशन पार्ट आना चाहिए ना, तो डीपीपीज वो चीज करवा देती हैं आपको, वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगी, साथ ही साथ सोल्यूशन भी मिल जाएंगे जहां पे आप अपनी अप्रोच चेक कर सकते हैं। अगली चीज है प्रैक्टिस क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको मिलते हैं, ताकि भाई प्रैक्टिस में कोई कमी ना रहे, है ना। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन सीख लिया, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो चीज याद हो जाएगी, भूलोगे नहीं। अगला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियोस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए, जो कि हमें वही चीज दिखाती है जो एग्जाम में हमें दिखने वाली है। ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं पर्टिकुलर चैप्टर से, तो ये लगाना हम ना भूलें। अगली चीज है डाउट सॉल्विंग सेशंस रेगुलरली रख लिए जाते हैं, एक इंटरेक्शन बना रहता है ना, कोऑर्डिनेशन अच्छा चलता है, तो ये आपके नीट मॉड्यूल का ही हिस्सा है। फिर है भाई गाइडेंस अबाउट पेपर पैटर्न, कोई भी नोटिफिकेशन आ रहा है, एनटीए जो कंडक्टिंग बॉडी है वो कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज कर रही है, तो क्या हो जाएगा, वो अपडेट आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा। अगर आप एनडीए के साथ अपडेटेड हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, हम तो पहुंचा ही रहे हैं अब तक सारी बातें, ठीक है। चलो अब अगली चीज चैप्टर वाइज वन शॉट रिविजन। एक बार सिलेबस खत्म हो जाता है भाई तो वन शॉट रिविजन मतलब एक बार में हम पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखते हुए जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है? चलो अब शुरू करेंगे लेक्चर हमारा। बोहर के कुछ लिमिटेशंस थे, उसको ध्यान में रखते हुए क्या किया गया, अटेम्प्ट्स किए गए टू डेवलप अ मोर सूटेबल मॉडल जो कि सभी एटम्स पर अप्लाई हो, जनरल मॉडल फॉर बाकी सारे एलिमेंट के एटम्स, है ना। टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स विच कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली वर डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, सेकेंड चीज हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दो चीजें थी इंपॉर्टेंट जो कि हमें लेकर गई क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो डिजाइन हुआ था बेटा, वो क्या था, वो एटम्स, बाकी एटम्स को भी ध्यान में रख रहा था या नहीं रख रहा था, आगे देखेंगे, ठीक है। अभी बढ़ते हैं मॉडल की तरफ। दो चीजें जो ध्यान में रखनी है, पढ़नी है, वो है सबसे पहला डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, सेकेंड चीज है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ऑल्दो मैं मान रही हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट, समझने में, रजिस्टर करने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन यार देखो ना, वो चीज़ मुश्किल है या चीज़ कॉम्प्लेक्स है तो उससे क्वेश्चंस भी तो इजी पूछे जा रहे हैं। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, बस लगाना आना चाहिए। हाँ
अब डायरेक्ट फॉर्मूला रट करके क्वेश्चन डायरेक्ट क्यों नहीं उठा सकते, क्योंकि पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला क्यों यूज हो रहा है या उसमें जो टर्म्स हैं वो क्या है। अभी देखा हमने लास्ट लेक्चर में, है ना, आपको टर्मिनोलॉजी बदल के चीजें पूछी जाएंगी, क्लियर है। तो वो सारी बातें अगर सही सही करनी है, सही से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है भाई, तो कॉन्सेप्ट तो पढ़ना पड़ेगा यार, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, है ना। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फॉर्मूला पता है, अब सही से चीजें अप्लाई हो सकती हैं, ठीक है। चलो, तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर और हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये दो चीजें हमें ले गई थी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ, ठीक है। तो देखेंगे आज यही चीज। चलो, सबसे पहला है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। डुअल बिहेवियर मतलब क्या होता है, दोहरा नेचर, मतलब भाई टू फेज नेचर, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो डी ब्रॉगली 1924 में क्या करते हैं, इन्होंने बोला कि जो मैटर है लाइक रेडिएशन, जैसे रेडिएशन का डुअल बिहेवियर होता है, मतलब डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अभी तक हम पढ़ के आए हैं, डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़कर आए। तो इन्होंने, डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल नेचर है ना, वैसे ही मैटर शुड ऑल्सो हैव डुअल बिहेवियर, मतलब पार्टिकल और वेव लाइक प्रॉपर्टीज। बेटा क्या, पार्टिकल और वेव लाइक प्रॉपर्टीज। अब यहां पर बात आ गई है मैटर की, तो भाई मैटर तो बहुत सारी चीजें हैं यार, मैटर तो बहुत सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन उतना छोटू सा ऑब्जेक्ट या छोटा सा सब्सटेंस, उसको लेकर के एक बड़ा सा हाथी, सभी मैटर है यार। तो क्या सभी ये पार्टिकल और वेव लाइक नेचर एग्जिबिट करते हैं, ये क्वेश्चन आ रहा होगा ना दिमाग में, समझते हैं। देखो, दिस मीन्स दैट जस्ट एज द फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन्स शुड ऑल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। फोटोन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट रेडिएशन जो होता है, इसको हमने क्या बोला कि फोटोन है, क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करता है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमने क्या बोला कि भाई वेव लाइक प्रॉपर्टीज तो ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जहां बात डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की आती है वहां पर वेव लाइक प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करता है, लेकिन जहां पर बात बेटा किसकी आती है, पार्टिकल नेचर की, तो वहां पर हमने क्या देखा कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो पार्टिकल नेचर एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। तो डुअल प्रॉपर्टी हो गई। अब यहां देखो, यहां पर वही चीज बोली कि जैसे ये फोटोन पार्टिकल नेचर एग्जिबिट कर रहा है ना, दिस मीन्स दैट जस्ट एज फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन में भी मोमेंटम और वेवलेंथ होनी चाहिए। मोमेंटम मतलब क्या हो जाएगा, मोमेंटम क्या बता देगा, पार्टिकल नेचर, और वेवलेंथ, वेवलेंथ किसकी होती है, वेव की होती है ना, तो वेवलेंथ क्या दर्शा रही है, उसका वेव नेचर। तो बोला कि भाई इलेक्ट्रॉन, यहां देखो मैटर से ये सीधे पहुंच गए इलेक्ट्रॉन पर, कि इलेक्ट्रॉन भी एक मैटर है, तो भाई इसकी भी पार्टिकल और वेव लाइक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इनिशियली रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल नेचर पढ़ा था, अब इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में बोल दिया कि भाई क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मैटर है तो इसका भी कुछ मोमेंटम होना चाहिए जो कि किसी भी पार्टिकल का होता है, और इसका भी कुछ वेवलेंथ होना चाहिए जो कि किसी भी वेव लाइक प्रॉपर्टी जो भी मटेरियल एग्जिबिट करता है उसकी होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फिर से पढ़ो, दिस मीन्स दैट जस्ट एज फोटोन हैज मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन्स शुड आल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। तो यहां से कॉन्सेप्ट निकल कर आया, और इन्होंने, डी ब्रॉगली ने अपना एक रिलेशन दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है बेटा, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। क्या है, डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। मतलब अगर हमें वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मैटर ऑब्जेक्ट निकालनी है, इलेक्ट्रॉन मैटर है ना, तो इससे एसोसिएटेड अगर वेवलेंथ निकालनी है तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम वी। एम वी क्या है, मोमेंटम पी, ठीक है, पी इज इक्वल टू एम वी होता है ना, तो बस
mv की जगह p रख दो, वो वाला सेकेंड रिलेशन मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। क्लियर है ये चीज? चल आगे देखेंगे। आगे क्या है, जहां पर ये जो हमारा रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv या p आप सिंपली ले लो, वहां पर दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज h अपॉन mv ना, तो m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, जिसका हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, वेवलेंथ, ठीक है। v इज इट्स वेलोसिटी, मास वेलोसिटी पार्टिकल की, एंड p इज द मोमेंटम। de Broglie's prediction was confirmed experimentally when it was found that electron beam undergoes diffraction। जब देखा कि इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन कर रहा है, मतलब कि ये क्या एग्जिबिट कर रहा है, वेव लाइक प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है, ठीक है। अ फिनोमेना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स, अ फिनोमेना जो कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे सब्सटेंसेस या ऐसी चीजें जो वेव लाइक प्रॉपर्टी एग्जिबिट करती हैं वो दिखाती है। डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस कौन दिखाता है, अगर किसी सब्सटेंस का वेव लाइक नेचर हो तो इलेक्ट्रॉन के केस में देखा कि भाई इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन स्टडीज में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन तो डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, अब कर रहा है तो क्या इससे दिखती है चीज, डिफ्रैक्शन अगर कोई भी चीज शो कर रही है मतलब किस तरह का नेचर है उसका, वेव लाइक नेचर हो सकता है। तो बस वही चीज यहां से देखी गई। अगला, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज वेव कैरेक्टर। हर ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, इवन हम भी अगर हम मोशन में हैं तो वेव लाइक कैरेक्टर होगा हमारा। आप बोलो मैम हम वेव्स, क्या मतलब हम सोच ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे बेटा, हाँ लेकिन आगे अभी समझ आएगा कि ये जो वेव लाइक नेचर है ना, ये कितना माइन्यूट होता है, जैसे जैसे क्या हो जाता है भाई, मास बढ़ता जाता है, देखेंगे। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज वेव कैरेक्टर। The wavelength associated with an ordinary object are so short because of their large masses. Lambda is equal to h upon mv। आप वेवलेंथ और मास का रिलेशन देखो, लैम्डा इज इक्वल टू 1/m, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m, मतलब जितना ज्यादा मास भाई उतनी कम उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टी है, लेकिन कम है। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें और हमारी बात करें, देखो ये रही इलेक्ट्रॉन की बात और ये रही हमारी बात, वी ऐसे करके मैं लिख रही हूं, ह्यूमन ऐसी समझ लो, है ना। इलेक्ट्रॉन की बात करी तो इलेक्ट्रॉन का मास बेटा बहुत कम होता है, इसीलिए उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज हम देख पाते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है इसीलिए वेव नेचर ज्यादा दिखता है, वेवलेंथ उसकी दिख सकती है ना, तो मतलब वेव नेचर दिख रहा है। और अगर हमारी बात हो रही है तो भाई हमारा मास तो अच्छा खासा मैग्नीट्यूड का होता है, बढ़िया है, हम तो अच्छे खासे किलो के, तो फिर इसीलिए हमारी जो वेव लाइक प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत कम, इतनी कम नेग्लिजिबल, दिख ही नहीं पाए, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन भाई इतना छोटा पार्टिकल है, मास नहीं है उसका, मतलब बहुत ही कम मास है उसका, तो यार खुद से सोचो ना, जब इतना छोटा मास है तो उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टीज तो अच्छी खासी दिखेंगी। सी वही चीज बोलिए, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आप कुछ भी ले लो, पेन, स्कूटर, कुछ भी, एनीथिंग, आर सो शॉर्ट बिकॉज ऑफ द लार्ज मासेस दैट देयर वेव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड। क्लियर है? द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिनका मास बहुत छोटा होता है, दे कैन हाउएवर बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। अब ऐसे दिखेगा नहीं यार, इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिखता तो उसकी वेव लाइक प्रॉपर्टी कैसे देख लोगे, ठीक है, लेकिन डिटेक्ट हो सकती हैं बाय एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो ये साइंटिफिक लेवल पर चीजें हैं, आपको कितना समझना है, बस इतना समझना है, ये कॉन्सेप्ट समझना है, और यहाँ से जो डी ब्रोगली इक्वेशन है वो ध्यान में रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सीधा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछते वो आपसे, सीधा सीधा दे देते हैं, भाई ये डाटा है, मुझे बता दो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी। क्या नहीं निकाल पाओगे? आराम से निकाल लोगे, फॉर्मूला पता होगा, और फॉर्मूला में कैसी वैल्यूज रखनी है ये पता होगा तो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो अगली चीज, हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बताता है भाई? ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया गया था जर्मन साइंटिस्ट के द्वारा
हाइसेनबर्ग नाम था जिनका, उसी के बेसिस पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है, इन्होंने स्टेट किया कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। मैटर का डुअल बिहेवियर होता है, और होता है ना, मतलब किसी भी एक चीज का कुछ रिजल्ट निकल कर आ रहा है, तो डुअल नेचर ऑफ मैटर का रिजल्ट है ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसमें क्या बोला है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। इट स्टेट्स, ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या बताता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम, अगर हमें किसी इलेक्ट्रॉन या किसी भी ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रॉन, टू बी मोर प्रिसाइज इलेक्ट्रॉन की अगर हमें पोजीशन और मोमेंटम बताना है एक ही टाइम पर, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर आप बता दो पोजीशन भी और मोमेंटम भी, तो भाई ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। कोई एक चीज बता सकते हैं, या तो वो पोजीशन होगी या मोमेंटम होगा। क्लियर है? तो ये हमारे सामने जो है ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल इक्वेशन है, जिसमें आप क्या देख पा रहे हो, डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट करता है बेटा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, ठीक है, और डेल्टा पी क्या रिप्रेजेंट करता है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर है? और क्या बोला है कि एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पर हम या तो पोजीशन बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन की या उसका मोमेंटम मेजर कर सकते हैं, दोनों चीजें साथ में हम मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, यहां से आप देखें जो इक्वेशन है हमारा मैथमेटिकल, ये किस तरह से आगे फर्दर है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस ले लिया है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, फर्दर इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो अनसर्टेनिटी अगर इन वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है, देखो यहाँ पर क्या होता है, डेल एक्स एज इट इज लिख दिया हमने, ये क्या होता है भाई, व्हाट इज दिस, मोमेंटम। मोमेंटम को कैसे लिख सकते हैं, एम डेल बी। ठीक है, यहाँ पर एक स्टेप और है, डेल्टा एम बी, पी को जस्ट हमने एम बी लिख दिया है क्योंकि मास इलेक्ट्रॉन का वही रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड वेलोसिटी को हम कैसे देख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन m 4 पाई m। ये 4 पाई था यहाँ तक, m की वैल्यू यहाँ आ गई तो हमें ये इक्वेशन मिल गया। ठीक है, ये इक्वेशन आपका डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड यूज हो जाने वाला है न्यूमेरिकल में। क्लियर है ये चीज? चलो आगे देखो, वेयर डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। अनसर्टेनिटी मतलब कुछ फिक्स्ड नहीं है, कुछ फिक्स्ड नहीं है, एंड डेल्टा पी एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, या फिर डेल्टा वी एक्स है बेटा, वी एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी, है ना, ऑफ द पार्टिकल। इफ द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ हमें पोजीशन पता है तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, तो वेलोसिटी की कोई एक्यूरेसी हमें नहीं मिलेगी या मोमेंटम की कोई एक्यूरेसी हमें नहीं मिलेगी। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड, इफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन प्रिसाइजली, या फिर मोमेंटम अगर नोन है तो पोजीशन फिर क्या है वो हम नहीं बता पाएंगे, दैट इज डेल्टा वी एक्स या पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वेट, डेल्टा वी एक्स अगर हमें पता है तो जो पोजीशन है ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन। मतलब अगर डेल्टा एक्स और डेल्टा वी एक्स दो चीजें देखी ना,
greater than equal to 4, wait a minute, is greater than equal to h upon 4 pi, h upon 4 pi m, ठीक है। अगर ये नोन है तो इसकी सर्टेनिटी कम होगी, ये नोन है तो इसकी सर्टेनिटी कम होगी, बस दोनों चीजें हम साथ में नहीं पता लगा सकते। क्लियर है? चलो, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज यू आर आस्क्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ शीट ऑफ पेपर विद एन अनमार्क्ड मीटर स्टिक। मतलब जो भी हम इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं उस पर कुछ मार्किंग्स नहीं है, ग्रेजुएशंस नहीं है, मार्किंग्स नहीं है, तो क्या आप थिकनेस बता पाओगे? ऑब्वियसली द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड विल बी एक्सट्रीमली इनएक्यूरेट होंगे and meaningless. In order to obtain any accuracy, you should use an instrument graduated in units smaller than thickness of the sheet of paper. ठीक है? तो in order to determine the position of an electron, we must use a meter stick calibrated in units of smaller than the dimensions of electron. Keep in mind that electron is considered as a point charge and is therefore dimensionless. तो मतलब in short आप सिर्फ ये समझें कि मोमेंटम और पोजीशन एक साथ हम नहीं बता पाएंगे। कोई भी एक चीज की एक्यूरेसी हमारे पास है, अगर हम पोजीशन इलेक्ट्रॉन की बता पा रहे हैं तो फिर उसका मोमेंटम की जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट करी है वो हाईली अनएक्यूरेट है, एंड वाइस वर्सा मोमेंटम के लिए भी। ठीक है, चलो। To observe an electron, we can illuminate it with light or electromagnetic radiation. The light used must have a wavelength smaller than the dimensions of an electron. देखो भाई कितना ज्यादा स्पेसिफिक हो रहा है। The high momentum photons of such light would change the energy of electrons by collision. बिल्कुल होगा ना भाई, क्योंकि लाइट अगर एब्जॉर्ब हुई तो जो कोलिजन्स हैं इलेक्ट्रॉन के, लाइट एब्जॉर्ब की अगर इलेक्ट्रॉन ने तो उसके कोलिजन्स बढ़ जाएंगे। इन दिस प्रोसेस we no doubt would be able to calculate the position of electron, but we would know very little about the velocity of the electron. ठीक है, कोई भी अगेन वही कंक्लूजन कि कोई भी एक चीज हमें पता होगी, दोनों चीजें पता नहीं हो सकती हैं। चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट implications that Heisenberg uncertainty principle gave is that it rules out the existence of definite paths or trajectories of electron. अब हम ये नहीं बोल सकते कि जो इलेक्ट्रॉन है वो definite path में घूम रहा है and other similar particles. Trajectory किसी भी ऑब्जेक्ट का is determined by its location and velocity. वो किस स्पीड से क्या क्या जगह कवर कर रहा है, इससे हम ट्रैजेक्टरी बता सकते हैं। ठीक है, if we know where a body is at a particular instant and if we also know its velocity and the forces acting on it, तो हम उसकी we can tell whether the body would be sometime after. होता है ना ऐसा, प्रोजेक्टाइल के केस में यही करते हैं। तो वही चीज, लेकिन अब यहां पर बोल दिया था कि या तो पोजीशन नोन होगी या मोमेंटम, तो वो चीज रूल आउट हो गई कि कुछ डेफिनेट ट्रेजेक्टरीज या डेफिनेट पाथ एक इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है। ठीक है, we therefore conclude that position of an object and its velocity fixes its trajectory. Since for a subatomic object जैसे कि इलेक्ट्रॉन, it is not possible एक साथ to determine position and velocity, तो फिर भाई ये बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन है बोलना कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक पर्टिकुलर ट्रैजेक्टरी फॉलो कर रहा है। चलिए, इफेक्ट ऑफ हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड इज नेग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स पर ही सिर्फ एप्लीकेबल है। Therefore means that precise statements of position and momentum of electron have to be replaced by the statements of probability. फिर कॉन्सेप्ट निकल कर आता है कि अगर हम प्रिसाइजली नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है तो हम प्रोबेबिलिटी बता दें कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। तो ये जो टर्म आ गया बेटा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, ये चीज़ हम कैसे देख पाएंगे? अब ये चीज़ हम देख पाएंगे आगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल सीधे सीधे ये बोलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन की हम डेफिनेट जगह तो नहीं बता सकते, लेकिन एक स्फीयर ऐसा बता सकते हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि हाँ वो इलेक्ट्रॉन वहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल कर आया, एक सर्टेन चीज़ हट गई
कि हाँ ये रहा इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहा है, वो चीज़ हट गई। और अब सीधे सीधे बात क्या आई कि कुछ फिक्स तो नहीं बता सकते, लेकिन एक हम आपको स्फीयर दे देंगे, स्फीयर ऐसा या उतना एरिया जहां पर प्रोबेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन के होने की संभावना सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, दिस इज व्हाट हैपेंस इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब जो आगे पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उसमें बिल्कुल यही चीज हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। In Bohr model, an electron is regarded as a charged particle moving in well-defined circular orbits about the nucleus. ठीक है, बोहर में यही था। The wave character of electron is not considered in Bohr model. बोहर मॉडल में वेव कैरेक्टर को तो बिल्कुल निग्लेक्ट ही कर दिया था। Further, an orbit is clearly defined path, and this path can completely be defined only if अगर पोजीशन और मोमेंटम या पोजीशन और वेलोसिटी दोनों चीजें हमें पता है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन सिंस ये चीज नहीं पता हो सकती एग्जैक्टली एट सेम टाइम, तो फिर ये चीज तो रूल आउट हो गई ना, ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट ही रूल आउट हो गया। अब दिस इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम देयरफॉर नॉट ओनली इग्नोर्स द डुअल बिहेवियर, एट द सेम टाइम वो हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं कर पा रहा था। ठीक है, क्लियर है? आप बोलोगे मैम पढ़ लिया, इतने क्वेश्चंस लगा लिया, अब ऐसा क्यों बोल रहे हो? बेटा तो ये चीजें एग्जाम में आएंगी, है ना। अब वो रूल आउट होता गया, नई नई चीज आती गई, हम क्लोज टू द रियल मॉडल पहुंचते गए, वो बात अपनी जगह है, लेकिन ये सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो अपनी जगह है, तो पढ़ना पड़ेगा। ये भाई हिस्ट्री है। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में ही मैंने बोल दिया था कि वो थॉमसन मॉडल, इतना सिंपल सा छोटू सा मॉडल, उससे हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। क्यों? क्योंकि सभी ने अपने मॉडल दिए, उसमें चेंजेस देखे, फिर उन चेंजेस पर वर्कआउट हुआ, और फिर फाइनली कुछ नया मॉडल मिला, फिर उसमें कुछ चेंजेस किए या उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज देखी, फिर नया मॉडल बना। तो ये सब वही है। ठीक है, यही पढ़ते आ रहे हैं हम, और आगे फाइनली हम क्लोज टू रियल मॉडल पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए। An insight into the structure of atom was needed which could account for the wave particle duality. मतलब अब हमें एक ऐसे मॉडल की जरूरत थी जो वेव नेचर भी जस्टिफाई करता और पार्टिकल नेचर भी जस्टिफाई करता। ठीक है, तो वो हमें कहाँ पता चला भाई? क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू। कहाँ पता चला? अब जो स्टार्ट करेंगे नया लेक्चर क्वांटम मैकेनिक्स, उसमें हम ये चीज देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन या किसी भी मैटर ऑब्जेक्ट की जो पार्टिकल और वेव नेचर है, दोनों चीजें किस तरह से जस्टिफाई होती हैं। ठीक है, चलो ओके, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। बारी आती है क्वेश्चन की। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? सबसे पहला, an electron is moving with a kinetic energy of 4.55 into 10 to the power minus 25 joule. काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा? 4.55 into 10 to the power minus 25 joules. ठीक है, what will be the de Broglie wavelength for this electron? इस इलेक्ट्रॉन की de Broglie wavelength क्या होगी? लैम्डा dB। इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या होता है? h/mv, यही होता है ना, de Broglie wavelength। हमें क्या बताना है? हमें गिवन है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ mv² होता है ना। हाफ mv² इज इक्वल टू 4.55 इंटू 10 टू द पावर माइनस 25 हमें दे दिया गया है। ठीक है, तो अब हमें यहां पर जो रिक्वायर्ड है भाई वो है v। यहां पर हमको v रिक्वायर्ड है, तो क्या इस डाटा से हम v कैलकुलेट नहीं कर सकते? तो देखो, अब यहां से हम v निकाल सकते हैं। कैसे? v² इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 4.55 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 25, ठीक है, इंटू 2 अपॉन m। m कितना? 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन बोला है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही लेंगे। ये क्या निकल कर आएगा भाई? v²। देखो 4.55 इंटू 2 कितना होता है? इंटू 2, दिस गिव्स अस 9.1। ठीक है, तो ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगली चीज क्या बची?
10 टू दी पावर -25, 31 ऊपर पहुंचेगा तो हो जाएगा 31 - 25 इज इक्वल टू 6। ये हो गया 10 टू दी पावर 6, ठीक है। तो v इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ 10 टू दी पावर 6 बेटा, विच इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 3। वेलोसिटी है ना, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करनी है डी ब्रॉगली वेवलेंथ, तो ये हो जाएगी h की वैल्यू 6.6 गिवन नहीं है, चलो 6.626 होती है, 6.6 इंटू 10 टू दी पावर -34। यहाँ हम ले लेंगे m कितना 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31 इंटू v कितनी है, व्हाट विल बी v इज 10 टू दी पावर 3, ठीक है। चलो ये अब देखते हैं, चेक करते हैं, पहले पावर्स रिजॉल्व कर ले। -34 प्लस 31 इज इक्वल टू -3, -3 ऊपर जाएगा, ये -3 तो हो जाएगा 10 टू दी पावर -6, ठीक है। अब 6.6 डिवाइडेड बाय 9.1, ये हमें दे रहा है 0.72, 0.72 इंटू 10 टू दी पावर -6। ऑप्शंस क्या है, 0.72 इंटू 10 टू दी पावर -6, राइट, वेट 0.72, अच्छा 6.6 डिवाइडेड बाय 9.1, ये हमें दे रहा है 0.725, ठीक है। तो 728 ये वाला ऑप्शन हम ले सकते हैं, ठीक है। मीटर्स में जब हम चेंज करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। ये इन मीटर्स ही आई है वैसे वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गई हमारी डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास इतना है विद द वेलोसिटी इज एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी। अच्छा, एक्यूरेसी, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन जिसकी वेलोसिटी जो है उसकी एक्यूरेसी 0.001% है। वेट अ मिनट, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड, एक्यूरेट अप टू 0.001%। अच्छा, इसकी अनसर्टेनिटी बताइए, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर वेलोसिटी एक्यूरेट बता दिए 300 मीटर पर सेकेंड, लेकिन फिर पोजिशन अनसर्टेन होगी एज पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो पोजीशन तो है ही अनसर्टेन, लेकिन इतनी पॉसिबिलिटी है कि हाँ इतनी एक्यूरेसी आ जाए अगर हम पोजीशन निकालें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो ठीक है। तो देखो कैसे, क्या है फॉर्मूला, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एम डेल्टा वी इज इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, यही होता है ना, यही होता है। अब ये हमें निकालना है डेल्टा एक्स हमें निकालना है, बाकी सब कुछ दिया। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकालनी है ना, तो ठीक है, डेल्टा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बाकी सारी चीज़ें इधर ले जाएं, क्या हो जाएगा भाई, h की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू दी पावर -34, ठीक है, अपॉन 4 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू, मास 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31, ठीक है। इतना हमने लिख लिया। अब ये नीचे आएगा और ये नीचे आएगा, मास लिख लिया ना बेटा, एक सेकेंड, ठीक है। डेल्टा वी m नीचे ले आए हैं ऑलरेडी, ठीक है। डेल्टा वी यहाँ पर हो जाएगा, तो अनसर्टेनिटी कितनी दी है, 300 मीटर पर सेकेंड, और इसकी एक्यूरेसी कितनी है 0.001%, तो ये 0.001% एक्यूरेसी है, ठीक है। 0.001 ऊपर 100 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बेटा ये परसेंटेज है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, चेक। चलो इसको सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर मिलता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता देंगे, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। अब अगला क्वेश्चन देखो, अनसर्टेनिटी फिर से पूछिए इन पोजीशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, कितनी है अनसर्टेनिटी, डेल्टा एक्स पोजीशन में लैम्डा बाय 4 पाई, ठीक है, वेयर लैम्डा इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी,
ये सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो उसको सॉल्व करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ, सॉरी कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। चलिए ये क्वेश्चन देख लो, मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज एसोसिएटेड विथ। अब देखो मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ जब बोला है ना, लैम्डा डी बी इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी होता है, इनवर्स रिलेशन है, जितना ज्यादा मास उतनी कम क्या डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कौन से मॉलिक्यूल का सबसे ज्यादा मास है। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास तो नेगेटिव में जाता है, नेगेटिव पावर्स में जाता है। CO2 का कितना 44 ग्राम्स, SO2 का कितना 32 प्लस 32, 16 टू ज़ा 32, तो ये है 64। तो बिल्कुल SO2 मॉलिक्यूल की जो होगी मिनिमम वेवलेंथ होगी, मिनिमम वेवलेंथ क्यों, क्योंकि इसका मास सबसे ज़्यादा है। ठीक है, क्लियर है। चलो तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस देख लिए। बाकी अब ये अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल, मतलब डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा पी कंडीशन है, तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, है ना, यही होता है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, यही होता है। हमसे पूछा है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी होगी, तो देखो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी के लिए डेल्टा एक्स m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h बाय 4 पाई। पहले तो ये इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा, फिर डेल्टा x क्या होगा, डॉट m डेल्टा v, यहाँ से अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालनी है, m इधर चला जाएगा, डेल्टा x डॉट डेल्टा v ग्रेटर दैन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, राइट, 4 पाई m, ये हो जाएगा बेटा 4 पाई m। अब एक चीज देखो, यहाँ पर बोला है डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा p है, तो इस इक्वेशन में मैं डेल्टा x की जगह क्या रख दूँ, डेल्टा p रख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा p स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। ठीक है, बेसिक तो ये होता है, लेकिन क्या बोला है हमसे कि ये कंडीशन है भाई, तो यहाँ पर डेल्टा p क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ऑफ 4 पाई, रूट ऑफ h अपॉन 4 पाई, एक सेकेंड, रूट ऑफ h अपॉन 4 पाई, ये हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हो, m डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन पाई का रूट अपॉन 2 बाहर, ठीक है, 2 का रूट, सॉरी 4 का रूट 2। अब m इधर ले गए तो डेल्टा v इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2m रूट ऑफ h अपॉन पाई। ठीक है, तो इसके हिसाब से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन सी, दिस इज पाई। ओके, हाँ सी ऑप्शन सही है। चलो ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। बाकी 2 क्वेश्चंस के आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे आप। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बतानी है, वेलोसिटी, कैलकुलेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी बतानी है, पोजीशन में गिवन है। ठीक है, मास दे दिया है पार्टिकल का, तो इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता देंगे। चलिए ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, अब कंटिन्यू करेंगे अगले सेशन में। बाकी कुछ भी आपको कोई भी लेक्चर या कोई भी DPP सोल्यूशन देखना हो तो सीधे magnetbrains.com पर जाएंगे, अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे नीट, और आइकन्स आपके सामने आ जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। मान लीजिए आपको नीट केमिस्ट्री देखना है तो वॉच नाउ पर टैप करेंगे, इस तरह से आपके सामने पूरा फुल वीडियो कोर्स ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन, DPP, चैप्टर वाइज MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी चीज़ें मिल जाने वाली हैं। क्लियर है। चलो वॉच नाउ पर टैप करोगे बेटा तो वीडियो प्ले हो जाएगा इन वन गो, और डाउनलोड नाउ पे टैप करोगे तो आपकी DPP डाउनलोड हो जाएगी। साथ ही साथ आप एक वीडियो देखें चाहे दिन में 10 वीडियो देखें, सारा का सारा कंटेंट 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा नहीं है कि 1-2 वीडियोस प्ले हुए और फिर उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन का नोटिफिकेशन आ गया, बिल्कुल भी नहीं। सभी कुछ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक्सक्लूसिवली ऑन मैग्नेटब्रेन्स IIT JEE एंड नीट चैनल। ठीक है, चलिए तो बने रहेंगे अगले लेक्चर में भी, और कमेंट करना ना भूलें अपने आंसर्स। बाकी मिलते हैं ऐसे अगले सेशन में।